चलो अभी नेक्स्ट ज्योग्राफी के अंडर विल स्टडी लिटिल बिट अबाउट एग्रीकल्चर, उसके थोड़े से बेसिक्स पढ़ते हैं। मोस्टली ये सब थोड़ा सा 8th और 10th के एनसीईआरटी से और थोड़ा सा एनवायरनमेंट से भी शायद पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर। सी बेसिकली 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बेसिकली एंगेज्ड इन सम और अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड ही है। Agriculture is therefore basically a primary activity still considered, which produces most of the raw food materials for various industries. Okay, तो बाद में वो secondary industries के लिए raw material provide होता है यहाँ से। तो एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट है फार्मिंग। अभी फार्मिंग में टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखते हैं पहले। बेसिकली ये जो कल्टीवेशन मेथड्स है, ये सब द कल्टीवेशन मेथड्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस in that region. Farming basically varies from subsistence farming till commercial type of farming in different parts of India. ठीक है, तो पहले primitive subsistence type farming देखते हैं। It is also called as slash and burn agriculture. Farmers यहाँ पे what they do, they clear a patch of land and then they produce cereals on it and other food crops, mostly cereals. And when with time the soil fertility decreases, the farmers shift to a new place and वहाँ पे जाके they clear a fresh patch of land for cultivation. ठीक है, this is it is known by different names in different parts of the country. Example, it is known as झूमिंग in northeastern states. But issue क्या है, land productivity is low in this type of agriculture. This type of farming depends mostly on monsoon, or the farming is basically practiced in now in very less areas of India. फिर ये primitive था। दूसरा है intensive subsistence farming। इसमें क्या है, this type of farming is basically practiced in areas of high population, okay, comparatively high population than primitive. It is more labor intensive farming where higher doses of some biochemical inputs are also used. थोड़ा सा irrigation type चीज़ें भी also used, but in very less number. फिर उसके बाद आता है commercial farming। ठीक है, this type of farming uses higher doses of modern inputs such as high yielding variety seeds, chemical fertilizer, insecticides, pesticides to obtain higher productivity. फिर plantation क्या है, plantation is basically a type of commercial farming in which a single crop is grown on a large area and तो उसको वो plantation बोलते हैं। तो plantation covers a large area of land and it uses capital intensive inputs which help in higher productivity. तो यहाँ पे जनरली रॉ मटेरियल्स जैसे कि प्रोड्यूस की जैसे कि टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, शुगर, बनाना, पाइनएप्पल, तो यहाँ से वो प्लांटेशन बन के वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में जाता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है। तो इंडिया में ना क्रॉपिंग पैटर्न देखेगा तो 3 मेजर क्रॉपिंग पैटर्न सीजन्स है। ठीक है, 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रब्बी, खरीफ एंड जेड। ओके, तो अभी पहले तीनों में का डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। तो रब्बी जो है ना, इसका सोइंग सीजन इज फ्रॉम विंटर, इज इन विंटर, मतलब फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। एंड उसका हार्वेस्ट कब होता है, समर में होता है, मतलब अप्रैल टू जून में। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन से आते हैं रब्बी के अंदर, वीट है, बार्ली है, पीस है, ग्राम है, मस्टर्ड है। ठीक है, दूसरा है खरीफ। इसका जो सोइंग सीजन है ना, इट इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन, मतलब बिटवीन अप्रैल एंड मई। ओके, एंड इसका जो हार्वेस्ट है ना, हार्वेस्ट इज ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर टाइम। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पे कौन से आते हैं, पैडी है खरीफ के अंदर। पैडी मतलब राइस,
मेज़ है, ज्वार बाजरा, तूर मतलब अरहर, फिर मूंग, उड़द, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन भी है। तो ये खरीफ के अंदर आ गए। फिर लास्ट है छोटा सा ZAID। इट इज़ मोस्टली बिटवीन रब्बी एंड खरीफ सीजन्स, ओके, एंड देर इज़ it is a short season mostly during summer months known as the Z season, okay, in the months of March to July mostly. फिर Z के अंदर कौन से क्रॉप्स आते हैं? वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड थोड़े से फॉडर क्रॉप्स। तो ये बेसिक टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स है, ठीक है। मतलब बेसिक समझा ना, मतलब खरीफ पीरियड इज़ फ्रॉम जून टू सितंबर, रबी पीरियड इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च एंड जेड पीरियड इज़ फ्रॉम अप्रैल टू जून इन जनरल। ये मंथ्स को कंसिडर किया जाता है। अभी इसके आगे जो मेजर क्रॉप्स है इंडिया में वो देखते हैं। अभी क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह भी इन डिटेल में नहीं जाएंगे, पर दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन वेरिएशन इन द सॉइल, क्लाइमेट कंडीशंस, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो मेजर क्रॉप्स कौन से? जनरली राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट। तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं उनके बारे में, ठीक है। राइस फर्स्ट है। राइस इज़ बेसिकली अ खरीफ क्रॉप। इट रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी ऑल्सो with annual rainfall above 100 centimeter. India is considered second largest producer of rice in the world after China, and it is mostly grown in the plains of north and northeastern region, and even in coastal areas and a little bit in deltaic regions also. For next है wheat. Wheat is basically a rabi crop. It requires a cool growing season and bright sunshine at the type of its ripening. It requires lesser rainfall as compared to rice. मतलब it requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall, and it should be evenly distributed over the entire growing season, ठीक है। फिर खास करके जो गंगा सतलज प्लेन्स है ना, इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, वहाँ पे काफ़ी ग्रो होता है, एंड इवन ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन एरियाज, ओके। तो ये दोनों मेजर रीजन्स है वीट ग्रोइंग जोन्स के इंडिया में। इट इज़ कंसिडर्ड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप एंड मेन फूड क्रॉप फॉर इंडिया, खास करके नॉर्दर्न पार्ट में एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। फिर मिलेट्स है। मिलेट्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी आर इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन एंड हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. राइस की बात करें पहले, राइस इज मोस्टली मेजर स्टेपल क्रॉप इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एंड उसका टेम्परेचर नियरली 25 डिग्री सेल्सियस तक इट इज़ रिक्वायर्ड. मिलेट्स जो है वहाँ पे थोड़ा सा ड्राई रीजन में प्रोड्यूस किए जाते हैं. ज्वार इज कंसिडर्ड नियरली थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन and it can grow well in sandy soil also. It requires less irrigation. So next है maize. Maize is basically a kharif crop and it requires a temperature between 21 to 27 degrees Celsius and it grows well in old alluvial soil. It is used for both food as well as fodder also. ठीक है. कुछ जगहों पर मेज कैन बी ग्रोन इन रबी सीजन. फिर नेक्स्ट है पल्सेस. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. पल्सेस आर बेसिकली मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वेजिटेरियन डाइट. मेजर पल्सेस विच आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर मतलब अरहर, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर, पीज एंड ग्राम. ओके. Pulses are mostly grown in rotation with respect to other crops so that the soil restores its fertility again.
फिर मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र. अभी इसमें का तूर मतलब अरहर, उड़द मतलब ब्लैक ग्राम, मूंग मतलब ग्रीन ग्राम, दे आर खरीफ क्रॉप्स. एंड फिर मसूर एंड पीस PEAS दे आर रबी. फिर नेक्स्ट है शुगर केन. शुगर केन is basically a tropical as well as subtropical crop. It grows well in hot and humid climates with a temperature ranging between 21 to 27 degrees Celsius and annual rainfall required between 75 centimeter to 100 centimeter. ठीक है. It can be grown on variety of soils. It needs more manual labor for sowing to harvesting. India is नाउ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. सेकेंड ब्राज़ील आ जाता है, पहले ब्राज़ील फर्स्ट पे था. शुगर केन इज़ लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर शुगर. गुड़ मतलब जैगरी, खनसरी एंड इवन मोलेसिस. ठीक है. मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर लाइक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका. नेक्स्ट है ऑयल सीड्स. ओके, देयर आर डिफरेंट ऑयल सीड्स विच आर ग्रोन in India, covering approximately 12% of total cropped area in India. अभी मेन ऑयल सीड इसमें से कौन से क्या है विच आर प्रोड्यूस इन इंडिया? एक है ग्राउंड नट. ओके, ग्राउंड नट इज बेसिकली अ खरीफ क्रॉप एंड इट अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड गुजरात अमॉन्ग इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स. फिर है मस्टर्ड विच इज़ अ रबी क्रॉप. फिर है सीसम मतलब तिल. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप इन the north and rabbi crop in south India. फिर है castor seeds. It is grown in both रबी and खरीफ. फिर linseed है which is a रबी crop. फिर बाद में coconut, सोयाबीन, cotton seeds, sunflower, they also come under it. India is considered largest producer of oil seeds in the world. और इन जनरल बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है. जो लिनसीड है उसको कभी कभी फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं एंड कैस्टर ऑयल को कभी कभी एरंडी का तेल भी बोलते हैं. फिर नेक्स्ट है टी विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज इन इंडिया. इट वाज कंसिडर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश. द टी प्लांट्स दे बेसिकली ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स which have a deep and fertile and well drained soil which is rich in humus and organic matter. फिर जो टी बुशेस होते हैं दे रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर. टी इज़ मोर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर लाइक आसाम, फिर हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला. टी प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया कम सेकेंड आफ्टर चाइना. फिर अगर कॉफ़ी की बात करें तो अरेबिका कॉफ़ी वैरायटी काफ़ी फेमस है इंडिया में. इट वाज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन. कर्नाटका रीजन में जैसे कि बाबा बुदान हिल्स इन कर्नाटका, फिर खास करके नीलगिरी रीजन में केरला, तमिलनाडु के पास में कॉफ़ी इज़ ग्रोन एट मोर लेवल एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. फिर आगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप देखेंगे. मतलब फ्रूट्स वगैरह तो एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स खास करके जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में फेमस है. फिर ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में. पाइनएप्पल मेघालय रीजन में. लीची एंड गुआवा फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार रीजन. फिर मैंगोज फ्रॉम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश रीजन. ऑरेंजेस फ्रॉम नागपुर रीजन एंड मेघालय. बनानास फ्रॉम केरला रीजन. फिर टोमेटो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्रूट ओनली. ओके, जनरली वेजिटेबल में कंसिडर किया जाता है बट इट्स अ फ्रूट. टोमेटो इज ग्रोन इन वार्म सीजन. ओके, एंड दे मतलब यूजुअली ग्रोन इन समर वगैरह में. फिर
मेजरली महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में। समर में ग्रोथ है so it requires less amount of rainfall and it can be grown in variety of soils, sandy में भी, heavy side soil में भी। टोमेटो फ्रूट की वजह से बेसिकली बॉटनी में दे कंसिडर फ्रूट इज एन एंटिटी विच दैट डेवलप्स फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओवरी ऑफ अ फ्लावर, तो उसके अंडर वो आ जाता है, इसके लिए टोमेटो को फ्रूट में कंसिडर किया जाता है। फिर पोटैटो इज कंसिडर्ड एज विंटर और रबी क्रॉप, ओके। देयरफॉर द टाइम ऑफ प्लांटिंग इज इन अक्टूबर नवंबर। पर जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे बहुत खरीफ एंड रबी सीजन में भी कर सकते हैं, पर उसको रबी में ही कंसिडर करना पोटैटो को। पोटैटो कैन बी ग्रोन इन मोस्टली एनी टाइप ऑफ सॉइल। फिर ओनियन जो है ना, इट इज़ कंसिडर्ड लाइक इट हैज़ 2 क्रॉप साइकिल्स। फर्स्ट है नवंबर टू जनवरी एंड सेकेंड इज फ्रॉम जनवरी टू मे। It also requires a little bit cooler type of temperature. लेट खरीफ तक वो चलता रहता है, जनवरी मार्च तक मतलब। तो फिर क्या होता है, जुलाई टू अक्टूबर पीरियड में ना थोड़ा मार्केट में सप्लाई नीचे आ जाता है, ओनियंस के प्राइस वगैरह बढ़ जाते हैं। तो ये टाइम पे जो स्टोर्ड ओनियंस है ना, मतलब थोड़ा सा रबी खरीफ दोनों यहाँ से, खास करके रबी सीजन से जो स्टोर्ड है ना, तो उनको यूज़ किया जाता है। ओनियन कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल मोस्टली। ओनियन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है प्रोडक्शन में, फिर कर्नाटका। फिर पोटैटो की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। और टोमेटो की बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1, फिर मध्य प्रदेश। फिर आगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में देखते हैं। इसमें रबर है, रबर विच इज़ एन equatorial crop. It requires moist and humid climate with rainfall more than 200 centimeter and temperature about 25 degree centigrade. फिर it is an important industrial raw material and it is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, southern regions, even Andaman Nicobar Islands and मेघालय के गैरो हिल्स में। फिर फाइबर, नेक्स्ट है फाइबर। तो फाइबर में आते हैं बेसिकली कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क are basically 4 major fiber crops. Okay, cotton, jute, hemp are grown in soil, and natural silk joy, it is obtained from cocoons of silkworms, okay, which feed on green leaves. जो सिल्कवर्म का कल्चर है ना, रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, इसमें से सिल्क फाइबर बनाना, इट इज नोन एज सेरिकल्चर। ठीक है, तो कॉटन की बात करते हैं इसमें। अभी पहले कॉटन इज बेसिकली अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। It requires high temperature, light rainfall, nearly 210 frost-free days, and a bright sunshine for its growth. Cotton grows well in black cotton soil, especially in Deccan Plateau. Major cotton producing states में आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात। फिर नेक्स्ट है जूट। जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज वेल on a well drained fertile soil in flood plains, खास करके in high which have high temperature and is required for its growth. It is used for making many things जैसे कि गनी bags, mats, ropes, yarn, carpet and other artifacts. फिर major jute producing states में आते हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा। अगर वीट की बात करें तो वीट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर पंजाब में। अगर राइस की बात करें तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, फिर पंजाब है। ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है। कॉफ़ी में तो कर्नाटका है। टी में भी वेस्ट बंगाल आता है, फिर आसाम। शुगर केन की बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। पल्सेस में पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। मिलेट्स में राजस्थान आता है पहले। चिली की बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, फिर बैम्बूज में असम नंबर 1 पर है। गार्लिक में मध्य प्रदेश, कैश्यू नट्स में महाराष्ट्र, सैफरन में जम्मू एंड कश्मीर, बनानाज और कसावा में तमिलनाडु।
मेज में कर्नाटका इज़ कंसिडर्ड। सोयाबीन बहुत इम्पोर्टेंट है ऑयल सीड्स में, तो वहाँ पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इट इज़ ग्रोन। कॉटन में गुजरात इज़ कंसिडर्ड हाईएस्ट प्रोडक्शन में, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन बहुत आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ। जैसे कि एग्जांपल है बहुत डाइवर्सिफाई हो गया है एग्रीकल्चर। जैसे कि जो भूदान आंदोलन था उसमें जो पहले थे जिन्होंने जो थे हु गेव 80 एकर्स वॉज श्री रामचंद्र रेड्डी। फिर नई टेक्नोलॉजीज, अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी देखते तो कितने सारे टेक्नोलॉजीज़, कितने सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह, एमएसपी पीडीएस सिस्टम, वो एक्चुअली करंट अफेयर्स का पार्ट है तो यहाँ पे इतना नहीं कवर करेंगे, पर ऑल दिस इज़ डेवलप। अभी एग्रीकल्चर इट बेसिकली एनकम्पसेस एवरीथिंग फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन टू लाइफ स्टॉक फार्मिंग टू फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री ऑल्सो। तो इसमें टाइप्स है, देखो सिल्वीकल्चर इज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट ट्रीज, फिर सेरिकल्चर रिलेटेड टू सिल्कवॉर्म्स, फिर एपिकल्चर रिलेटेड टू हनी बीज, फिर ओलेरिकल्चर इज़ रिलेटेड टू वेजिटेबल्स का साइंस। ओके, खास करके नॉन वुडी मतलब हर्बेशियस प्लांट्स। फिर विटिकल्चर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। फिर फ्लोरिकल्चर रिलेटेड टू इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ हॉर्टिकल्चर रिलेटेड टू कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स वगैरह, फिर गार्डन्स वगैरह। फिर आर्बोरिकल्चर इज़ रिलेटेड टू कल्टिवेशन मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्री श्रब्स वगैरह। फिर पोमोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर which focuses more on cultivation and storage of fruits. फिर aeroponics is the process of growing plants in air or in a moist environment without the use of soil or any aggregate medium. फिर hydroponics is a method of growing plants using mineral nutrient solutions in water without soil. मतलब यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में बी ग्रोन विद देयर रूट्स इन मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल, मतलब विदाउट सॉइल इवन, और यू कैन यूज इनर्ट मीडियम सच एज ग्रेवल, एक्सपांडेड क्ले या फिर कोकोनट हस्क। एंड जियोपोनिक जो है इट इज़ द बेसिक फार्मिंग प्रैक्टिस रिफर्स टू ग्रोइंग प्लांट्स इन नॉर्मल सॉइल। अभी देखो बेसिकली अभी इसके पहले जो मैंने स्टेट्स बताया कौन से स्टेट्स नंबर 1 नंबर 2 पर आते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, तो वो मतलब डेटा ऊपर नीचे हो सकता है। इट्स लाइक जनरली अभी जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से एज ईयर्स गो बाय कोई स्टेट ऊपर जा सकता है, कोई नीचे जा सकता है, क्योंकि सब स्टेट्स पास में होते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो नियरली 17.2% ऑफ जीडीपी कम्स थ्रू एग्रीकल्चर। फिर नियरली 56.7% ऑफ कंट्रीज वर्कफोर्स ओके वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। दैट मेक्स इट द सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपेशन। फिर अपना जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसमें का 14.7% एग्रीकल्चर से जाता है, और एग्रीकल्चर इज़ द मेन कॉन्सेप्ट जिससे फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहती है कंट्री की। फिर अलाइड सेक्टर जो एग्रीकल्चर के उसमें हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरीज, फिशरीज वो सब आता है। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रेवोल्यूशंस हुए थे वो देखते हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन, गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू फ्रूट्स, ग्रे रेवोल्यूशन रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन, ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन, पिंक रिलेटेड टू प्रॉन्स प्रोडक्शन, राउंड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू पोटैटो प्रोडक्शन, रेड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू मीट या फिर टोमेटो प्रोडक्शन, फिर सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन, फिर वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड टू ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। अभी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स देखते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट। तो इसमें पहला है ट्रॉपिकल एंड दूसरा है टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल क्रॉप्स जो है दे बेसिकली ग्रो वेल इन वार्म एंड हॉट क्लाइमेट। इसमें एग्जांपल कौन से है, राइस, शुगर केन, ज्वार। एंड दूसरा है टेम्परेट क्लाइमेट के क्रॉप्स। इसमें दिस क्रॉप्स ग्रो वेल इन कूल क्लाइमेट, एग्जांपल व्हीट, ओट्स, ग्राम, पोटैटो।
नहीं, मतलब ये बस मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, हर चीज़ एकदम डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं। इसके पहले हम लोग ने जो हर क्रॉप से रिलेटेड बेसिक चीज़ें की है उसमें वो सब कुछ कवर्ड है। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है विच इज़ बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन, जो पहले भी देखा था पर अभी वापस एक बार देखते हैं। खरीफ, रबी और जेड क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ मतलब दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेनी या फिर मानसून क्रॉप्स। ओके, दे आर ग्रोन इन मानसून सीजन, खास करके जून टू अक्टूबर नवंबर रीजन में। दे रिक्वायर वार्म वेट वेदर फॉर मेजर पीरियड ऑफ क्रॉप ग्रोथ एंड ऑल्सो रिक्वायर शॉर्टर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। इसमें एग्जांपल है कॉटन, राइस, ज्वार, बाजरा। फिर रबी या फिर विंटर या फिर कोल्ड सीजन क्रॉप्स। ओके, दे आर ग्रोन इन विंटर सीजन, मतलब अक्टूबर टू मार्च में। They require cold and dry weather and longer day length for flowering. तो इसमें एग्जांपल है वीट, ग्राम, सनफ्लावर। फिर तीसरा है समर या फिर जेड क्रॉप्स। ओके, दे आर ग्रोन इन मोस्टली समर मंथ्स फ्रॉम मार्च टू जून एंड दे रिक्वायर ड्राई वेदर फॉर मेजर ग्रोथ पीरियड एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। इसमें एग्जांपल है ग्राउंड नट्स, वाटरमेलन, पम्पकिन, गोड्स। ठीक है, फिर एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन अगर क्रॉप्स का देखें तो उसमें आते हैं सीरियल्स आर बेसिकली आर कल्टिवेटेड ग्रासेस विच आर ग्रोन फॉर देयर एडिबल एंड स्टार्ची पर्पस। तो इसमें लार्जर ग्रेन्स आर यूज्ड बेसिकली एज स्टेपल फूड सीरियल्स में। तो सीरियल्स में क्या क्या आते हैं? राइस है, व्हीट है, मेज़ है, बार्ली है, ओट्स है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइस। वो एक्चुअली ग्रास, आप अभी राइस जो आता है वो घर पे वो अलग है, पर उसका जो प्रॉपर वेजिटेशन है वो थोड़ा लंबा ग्रास टाइप होता है, तो वो सीरियल्स में आ जाता है। इवन व्हीट का भी वैसे ही होता है। फिर सीरियल्स का दूसरा है मिलेट्स। दे आर बेसिकली एनुअल ग्रासेस ऑफ अ ग्रुप। दे आर ऑल्सो सिमिलर टू सीरियल्स बट दे आर कंसिडर्ड लेस important and grown in lesser area as compared to cereals, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो के थोड़े से शायद या फिर इकोनॉमिक के इशू है। दे आर ऑल्सो स्टेपल फूड फॉर, दे आर कंसिडर्ड स्टेपल फूड फॉर पुअरर पीपल। इन इंडिया पर्ल मिलेट इज़ अ स्टेपल फूड फॉर राजस्थान एग्जाम्पल। तो मेजर मिलेट्स कौन से हैं इंडिया में? सोरगुम मतलब जवार, या फिर पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, या उसको या फिर नेक्स्ट है फिंगर मिलेट, या फिर उसको रागी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है पल्सेस और ग्रेन लेग्यूम्स। दे आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, दे प्रोवाइड हाई अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, एंड दे आर कंसिडर्ड चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। it is cultivated to enrich the soil also, and they use the residual moisture and give revenue in considerably shorter period. तो इसमें एग्जांपल है रेड ग्राम, काउ पी, सोयाबीन, गार्डन बीन्स मतलब बीन, पी, ग्राम्स, ये सब इसके अंडर आते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। They are generally cultivated for production of oil, either for edible or industrial purpose or medicinal purpose. They generally consider more fat. तो इसमें एग्जांपल है ग्राउंड नट और पीनट, या फिर दूसरा है सिसम, या फिर सनफ्लावर, या फिर कैस्टर, या फिर लिंसीड और फ्लैक्स, फिर नाइजर, सैफफ्लावर, मस्टर्ड, ये सब आते हैं। Nearly 40 to 50% oil content is present in these seeds. फिर नेक्स्ट है शुगर क्रॉप्स। बेसिकली जूस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर एंड बाद में शुगर स्टेम इज यूज फॉर जैगरी और मैनी पर्पज, जैसे कि मोलासिस, बैगेसी, प्रेसमड, ये सब उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। मोलासिस कैन बी यूज्ड फॉर अल्कोहल एंड ईस्ट फॉर्मेशन, बैगेसी कैन बी यूज्ड फॉर पेपर मेकिंग एंड फ्यूल प्रोडक्शन, प्रेसमड कैन बी यूज्ड फॉर सॉइल अमेंडमेंट। फिर जो बाकी का ट्रैश रह जाता है मतलब ग्रीन लिफ या फिर ड्राई फॉलिएज, इट कैन बी यूज्ड फॉर कैटल फॉडर। फिर दूसरा है शुगर बीट, शुगर से रिलेटेड ये वो, इट कैन बी यूज्ड एज ट्यूबर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर। फिर नेक्स्ट है स्टार्च क्रॉप्स और ट्यूबर क्रॉप्स। तो मतलब स्टार्च रिलेटेड, तो इसमें आता है पोटैटो, या फिर
टैपियोका मतलब और कसावा, एंड तीसरा है स्वीट पोटैटो। ओके, फिर नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स, दे हैव एपिडर्मल हेयर्स ऑन देयर कोटिंग। तो इसमें एग्जांपल आता है जैसे कि कॉटन में टाइप होता है, जैसे कि अलग अलग टाइप्स होते हैं, एग्जांपल करुंगनी कॉटन। फिर स्टेम फाइबर्स में आते हैं जूट, हेम्प। फिर नारकोटिक्स भी उससे रिलेटेड है, नारकोटिक्स विच आर रिलेटेड टू स्टिमुलेंट्स विच स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम, जैसे कि टोबैको, बेटेलिविन एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है फॉरेज और फॉडर क्रॉप्स। तो फॉरेज क्रॉप्स में क्या आता है, वही है फॉडर वगैरह, ग्रासेस है। लेग्यूम्स में आता है अल्फाल्फा, क्लोवर। चलो इसमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लांटेशन रह गया। प्लांटेशन मतलब टी प्लांटेशन लीफ से बनता है, कॉफ़ी सीड से बनता है, रबर, फिर कोका भी सीड से बनता है। रबर जो होता है मिल्क एक्सियोडेशन से बनता है। फिर स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स मतलब इसमें आते हैं एग्जांपल जिंजर, गार्लिक, चिली, कोरिएंडर, कार्डमम, पेपर, टर्मरिक। ये थोड़ा फ्लेवर एंड टेस्ट एंड कलर देते हैं टू आवर फूड्स। फिर मेडिसिनल प्लांट्स है जैसे कि किनकोना, इवन ओपियम कुछ चीज़ों में यूज़ होता है। फिर एरोमेटिक प्लांट्स सच एज लेमन ग्रास वगैरह, मिंट है, हिना है, जो जनरल यूज उसके लिए यूज़ होते हैं। फिर आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स। तो सीजनल क्रॉप्स जो होते हैं तो उसमें आता है क्रॉप कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन वन सीजन। तो सीजनल क्रॉप होता है जैसे कि राइस या फिर जवार, वीट। फिर टू सीजन क्रॉप्स मतलब इट्स अ क्रॉप विच कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू सीजन्स, जैसे कि कॉटन, टर्मरिक, जिंजर। फिर तीसरा है एनुअल क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स विच रिक्वायर वन फुल ईयर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, मतलब एग्जांपल शुगर केन। फिर नेक्स्ट है बाई एनियल क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स विच रिक्वायर 2 years टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, एग्जांपल बनाना, पपाया। फिर नेक्स्ट है पेरिनियल क्रॉप्स विच लिव फॉर सेवरल ईयर्स, एग्जांपल फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, गुआवा। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल मेथड्स, मतलब वाटर वगैरह उसमें, मतलब इसमें रेन फेड क्रॉप्स जो आते हैं दे आर मेनली बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रेन वाटर, जैसे कि जवार, बाजरा, मूंग, इनको रेन का बहुत ज़रूरत होता है। दूसरा है इरीगेटेड क्रॉप्स, बहुत ज़रूरत होता है मतलब यहाँ पे इरीगेशन नहीं होता ना इकोनॉमिकली वगैरह इसके लिए। दूसरा है इरीगेटेड क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड विथ हेल्प ऑफ इरीगेशन, जैसे कि शुगर केन, बनाना, पपाया, चिली एक्सेट्रा। मतलब ये एग्जाम्पल क्रॉप्स के याद नहीं रखे तो भी चलेगा, बस कॉन्सेप्ट याद रखो। रेनफेड क्या है, इरीगेटेड क्या है, सीजनल, टू सीजनल, एनुअल, प्लांटेशन, ठीक है। फिर ऑयल सीड्स, पल्सेस, मिलेट, सीरियल्स, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, खरीफ, रबी, जेड क्रॉप्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा तो भी काफ़ी है, इतने एग्जाम्पल तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ये तो मैंने नोट्स जैसे वो ये शायद ये जो शंकर आयस की किताब है वहाँ से भी कुछ नोट्स बनाए थे उसमें का है। फिर आगे क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रूट सिस्टम मतलब टैप रूट सिस्टम, द मेन रूट गोज डीप इनटू द सॉइल, एग्जांपल तूर या फिर ग्रेप्स या फिर कॉटन। एंड दूसरा है फाइबर रूट सिस्टम, द क्रॉप्स हुज रूट्स आर फाइबरस एंड एज दे आर कंपैरेटिवली शैलो एंड वाइल स्प्रेडिंग इनटू सॉइल, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स जैसे कि वीट या फिर राइस। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो उसमें कैश क्रॉप्स आते हैं, एग्जांपल शुगर केन, कॉटन। और दूसरा है फूड क्रॉप्स विच आर जनरली फॉर फूड ग्रेन पर्पजेस और या फिर फॉडर के लिए, जवार, वीट, राइस, वो सब उसमें आता है। फिर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स मतलब मोनोकॉट्स होता है विच हैव 1 कॉटिलेडॉन इन द सीड, तो दिस इंक्लूड्स ऑल द सीरियल्स एंड मिलेट्स। एंड दूसरा है डाइकॉट्स मतलब क्रॉप्स हैविंग 2 cotyledons in their seed, example all legumes and pulses and almost all the trees.
तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ फोटो पीरियड required for floral initiation. मतलब most plants are influenced by the relative length of the day and night also for the floral initiation. तो इस ये इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो पेरियोडिज्म. तो इसमें शॉर्ट डे प्लांट्स है, जैसे कि इनको फ्लावर इनिशिएशन टेक्स प्लेस व्हेन द डेज आर शॉर्ट. ओके, तो इसमें एग्जांपल आता है राइस, जवार, ग्राम्स. लॉन्ग डे प्लांट्स में मतलब डेज आर कंसिडर्ड मोर देन 10 आवर्स. तो एग्जांपल वीट, बार्ली. डे न्यूट्रल प्लांट्स मतलब इनको कुछ लेना देना नहीं है, दे हैव नॉट मच, मतलब डे का पीरियड डज नॉट हैव मच इन्फ्लुएंस. तो एग्जांपल कॉटन, सनफ्लावर. सनफ्लावर नहीं है, सनफ्लावर को तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, पर ये भी मतलब बेसिक क्लासिफिकेशन से. एग्जाम्पल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्लासिफिकेशन, क्योंकि एग्जाम्पल्स इतने कट टू कट नहीं होते हैं. ठीक है, तो एक दूसरे से मिक्स भी हो सकते हैं. एक क्लासिफिकेशन दूसरे टाइप में भी मिक्स हो सकता है. एकदम साइंटिफिक एग्जाम्पल्स नहीं है ये. तो एग्जाम्पल कोई भी याद नहीं रखा, बस कॉन्सेप्ट सारे याद रख दिए तो भी काफ़ी है. ठीक है, अभी एग्रीकल्चर में आगे फार्मिंग सिस्टम देखते हैं. बेसिकली डेफिनेशन ऑफ फार्म क्या होता है. फार्म इज बेसिकली अ पीस ऑफ लैंड विद स्पेसिफिक बाउंड्रीज वेयर क्रॉप्स और मे बी लाइफ स्टॉक्स एंटरप्राइजेज आर टेकन अप अंडर कॉमन मैनेजमेंट. एंड फार्मिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग, इन जनरल it is the process of harnessing solar energy in the form of economic plants and animal products. फिर ये फार्मिंग सिस्टम क्या बनता है, मतलब इसमें देर आर वेरियस कंपोनेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, वो इट फॉर्म्स द टोटल फार्मिंग सिस्टम. तो उसमें टाइप्स क्या है. वेटलैंड फार्मिंग. वेटलैंड फार्मिंग इज बेसिकली सॉइल्स, मतलब वेटलैंड इज बेसिकली the soils which are flooded or irrigated through lakes or ponds or canals, and the land is therefore always submerged in a submerged condition. फिर दूसरा है गार्डन लैंड या फिर इरीगेटेड ड्राई लैंड फार्मिंग. गार्डन लैंड्स क्या होते हैं, दे आर सॉइल्स इरीगेटेड विथ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. एंड गार्डन लैंड फार्मिंग एग्जाम्पल, दे आर बेसिकली ग्रोइंग क्रॉप्स विथ सप्लीमेंट्री इरीगेशन, एग्जाम्पल लिफ्टिंग वाटर वगैरह. फिर ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या होता है, ड्राई लैंड वेयर सॉइल प्योरली डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर द मॉइस्चर, एंड जनरली वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm, मतलब 75 सेंटीमीटर. फिर दूसरा है रेन फेड फार्मिंग, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन इन द एरियाज वेयर द रेनफॉल इज मोर देन 750 mm, मतलब वहाँ पे अशोर्ड रेनफॉल एरियाज है. ठीक है. फिर मिक्स्ड फार्मिंग है. मिक्स्ड फार्मिंग विच इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन, रेजिंग लाइफ स्टॉक ऑल्सो, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग, ये सब एक साथ. फिर स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, द फार्म इन विच नियरली 50% और मोर ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन इज डिराइव फ्रॉम अ सिंगल क्रॉप इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड फार्मिंग. फिर दूसरा है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग. अ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग हैज सेवरल प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस और सोर्सेज ऑफ इनकम, but no source of income is equal to 50% of the total income. It is called general farming also, मतलब specialized का opposite है ये. फिर there is a concept of crop rotation, growing of different crops on a piece of land in a plant succession. इसको crop rotation बोलते हैं. In order to utilize all the available resources. तो principles क्या है crop rotation के. Basically leguminous crops should be grown before non-leguminous crops, because जो legumes है ना, they fix atmospheric nitrogen into the soil and add organic matter to the soil, which helps ahead. फिर दूसरा है crops with tap roots, मतलब deep rooted crops like cotton should be followed by those which have fibrous या फिर shallow roots crops like sorghum or maize root system. ठीक है. So this facilitates proper and uniform use of nutrients from the soil. फिर तीसरा है more exhaustive crops should be followed by less exhaustive crops like potato, sugarcane, maize, and need more inputs, मतलब crops like potato, sugarcane, maize, etc. they need more inputs such as better tillage, more fertilizer, greater number of irrigation. इसके लिए
मोर एग्जॉस्टिव मतलब मोर कंप्लीट क्रॉप्स पहले शुड बी फॉलोड बाय लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप्स. फिर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप शुड बी जनरली बेस्ड ऑन नीड और डिमांड. And also crops of the same family should not be grown in succession because they act like an alternate host for the insects or pests. therefore diseases बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं वहाँ पे. फिर आगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट मतलब एग्रीकल्चर विच इज़ एम्ड एट मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट एंडेंजरिंग द रिसोर्स बेस ऑफ फ्यूचर जनरेशंस. मतलब थोड़ा टिलेज वगैरह यूज़ करके, थोड़ा रिड्यूस पेस्टिसाइड्स वगैरह करके ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस आगे के जनरेशन के लिए रहे उस हिसाब से फार्मिंग करना. प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन वगैरह. फिर दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ प्रोडक्शन सिस्टम वेयर ऑल काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस ऑर्गेनिकली. ओके, मतलब इंक्लूडिंग ग्रेन्स, मीट, डेयरी, एग्स, फाइबर्स such as cotton, flowers, processed foods also. Organic foods basically avoids or largely excludes any use of synthetic fertilizers, pesticides, growth regulators or additives etc. The components क्या organic farming के, they rely more on concepts like crop rotation, crop residues, animal manure, legumes, green manure, on and off farming, organic waste, mechanical cultivation, mineral bearing rocks, biological control on pests and diseases to maintain the soil's productivity, zero tillage वगैरह वो सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं इसके अंदर. So it tries to maintain stability of natural ecosystem, biological soil fertility बढ़ाते हैं, it recycles the waste and manure within the farm. इसमें कॉन्सेप्ट्स लाइक इको फार्मिंग मतलब फार्मिंग इन रिलेशन विद इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल फार्मिंग मतलब फार्मिंग इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर बायोडायनामिक फार्मिंग मतलब फार्मिंग विच इज़ बायोलॉजिकली ऑर्गेनिक एंड इकोलॉजिकली साउंड एंड सस्टेनेबल फार्मिंग. तो इसके पहले जो मैकेनिकल कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट बोला वो भी इकोलॉजिकल जितना बना सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा करके ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर वी ट्राई टू ब्रिंग. ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन यूज़ इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल्स ऑल्सो जैसे कि मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक साइकिल ऑप्टिमाइजेशन. फिर इको फार्मिंग में वेरियस मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सॉइल. ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है? देयर आर 3 बेसिक कॉमन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. एनिमल मैन्योर है, ग्रीन मैन्योर है एंड कंपोस्ट है. तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इट बेसिकली improves द सॉइल टेक्सचर, एड्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, स्टिमुलेट्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड फंगाई, improves वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, हेल्प्स टू प्रिवेंट इरोजन. ठीक है, ये हो गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. और इनऑर्गेनिक क्या है फर्टिलाइजर? इट बेसिकली डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, देयरफॉर इट रिजल्ट्स इनटू लेस एबिलिटी टू होल्ड द वाटर of the soil and also to support living organisms जैसे कि earthworms, beneficial bacteria and fungi. तो वो ज़्यादा मतलब इतना सपोर्ट नहीं करता. फिर it lowers the oxygen content of the soil thereby keeping the fertilizer from being taken up efficiently. जैसे आगे आगे आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, पेस्टिसाइड यूज़ करते हो तो कैपेसिटी कम होती जाती है फार्मिंग की. इनिशियली वो आगे ग्रोथ देता है पर ऑन द लॉन्ग टर्म पीरियड वो कम हो जाते हैं. फिर इट सप्लाइज ओनली इनटू अ लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यूजुअली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ज़्यादा करके देता है. पर बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप ला सकते हो. फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस, ट्रांसपोर्ट एंड अप्लाई एंड ऑल्सो रिलीजेस नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस. फिर आगे बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे कि परमाकल्चर मतलब इट इज़ बेसिकली डिज़ाइन सिस्टम फॉर क्रिएटिंग मोर सस्टेनेबल ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. फिर उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर वगैरह डेवलप करना. फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मतलब वो ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ फार्म एंटरप्राइज जैसे कि क्रॉपिंग सिस्टम विद एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री सब एक साथ करना. ठीक है, अभी एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर इन अ प्लांट ग्रोथ कौन से देखो. एक तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके,
इसमें आता है नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, पोटेशियम K, सल्फर S, कैल्शियम Ca एंड मैग्नीशियम Mg. ओके. एंड दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ये पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया, अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से है. Their concentration is relatively small and therefore they are also referred as minor elements. तो इसमें क्या क्या आता है. आयरन Fe, जिंक Zn, मैंगनीज Mn, कॉपर Cu, बोरॉन B, क्लोरीन Cl, molybdenum Mo, and in some other plants it includes sodium Na, cobalt Co, वेनेडियम Va, निकल Ni, सिलिकॉन Si. ठीक है. तो ये छोटे अमाउंट में रहते हैं और ज़्यादा माइक्रो होते हैं. अभी इसमें के मेजर सबसे मेजर है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज़ बेसिकली एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स. ओके. एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर प्रोटीन्स and it is important for plants metabolism, plants growth. Nitrogen is an integral part of chlorophyll, which is primary observer of light energy which is needed for photosynthesis. फिर nitrogen also imparts various and vigorous vegetative growth and even dark green color to the plants. फिर next है phosphorus. Phosphorus P is an essential part of enzymes which helps into the crop for fixation of light energy. ठीक है. तो enzymes provide करता है. It forms an integral part of nucleic acid and it carries the genetic information ahead, and it is also important for stimulating some root का growth. फिर next है potassium K. It is involved in the process which ensures carbon assimilation and transportation of photosynthesis during the photosynthesis process throughout the plant, and thus for its growth also, and also helps into storage of sugars and proteins. Also potassium ion helps in to water regulation and uptake for the plant, and it also helps into resistance to frost, drought and certain diseases. For next time magnesium, it occurs into the chlorophyll and it is also an activator of enzymes. For sulfur, which forms part of two essential amino acids which are among the many building blocks of the protein. Okay, so it is also found in vitamin B1 and in several important enzymes. sulfur, तो वो भी छोटे अमाउंट में हेल्प करता है. फिर कैल्शियम, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट. ओके, सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट काम है. द ग्रोथ ऑफ रूट एंड ऑल्सो शूट टिप्स एक्सेट्रा. एंड इवन जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनके डेवलपमेंट के लिए which are affected by calcium in while development of the cell membranes. Calcium is also vital for pollen growth and to prevent leaf fall. फिर एक नोट था कि बकिंगम पैलेस डिक्लेरेशन वाज रिलेटेड टू क्रिमिनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग. फिर आगे एग्रीकल्चर में मैन्योर्स आर बेसिकली मैन्योर्स आर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट्स दैट आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट. दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स आफ्टर देयर डिकम्पोजिशन. ओके, फिर फर्टिलाइज़र हम लोग ने देखा पहले, बट फर्टिलाइजर्स आर बेसिकली इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड केमिकल containing plant nutrients. मतलब nutrient content is higher in the fertilizer than organic manures, and nutrients are released in almost immediately after they are applied. तो रोल ऑफ मैन्योर्स क्या होता है? ऑर्गेनिक मैन्योर्स दे बाइंड द सैंडी सॉइल एंड इट इम्प्रूव्स इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. दे देन मैन्योर क्या करते थे? Open the clayey soil and help in the aeration also for the better root growth. फिर they add plant nutrients, add micronutrients. Microbial activity improves or increases, which helps in releasing plant nutrients in through it. Example, bulky organic manures है,
कंपोस्ट है फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, नाइट सॉइल, स्लज, सीवेज। फिर ग्रीन मैन्योर्स है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स लाइक ऑयल केक्स, ब्लड, फिश मील, बोन मील, ब्लड मील था वो। और जो ऑर्गेनिक मैटर मैन्योर्स है ना, दे शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सॉइल बिफोर द सोइंग ऑफ द प्लांट्स बिकॉज दे हैव अ स्लो रिलीज, ओके, दे रिलीज स्लोली देयर न्यूट्रिएंट्स, दैट्स वाई। फिर ऑर्गेनिक मैन्योर्स के टाइप क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर मतलब मिक्सचर ऑफ कैटल डंग एंड यूरिन विथ स्ट्रॉज एक्सेट्रा। फिर कंपोस्ट मैन्योर, कंपोस्ट इज बेसिकली अ वेल रॉटन ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें बोथ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एरोबिक मतलब एरोबिक विच रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर डेवलपमेंट एंड एनएरोबिक मतलब विच फंक्शंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर और फ्री ऑक्सीजन ऑल्सो। तो ये दोनों टाइप के दे डिकम्पोज इन ऑर्गेनिक मैटर एंड lower down the carbon to nitrogen ratio of refuse. The final product of the composting is manure which is known as compost. फिर sheeps and goat droppings. फिर oil cakes जो है they contain nitrogen, phosphorus, potassium. इसमें एडिबल ऑयल केक्स भी होते हैं विच आर सूटेबल फॉर फीडिंग कैटल्स। फिर नॉन एडिबल ऑयल केक्स होते हैं। दूसरा, ऑयल केक्स आर मोर क्विक एक्टिंग ऑर्गेनिक मैन्योर्स दो दे आर मोर इनसोल्युबल इन वाटर, बट उनमें से जो नाइट्रोजन होता है वो क्विकली अवेलेबल हो जाता है प्लांट्स के लिए। फिर बोन मील मतलब बोन्स फ्रॉम द स्लॉटर हाउसेज वगैरह, वहाँ से फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनते हैं। फिश मील, फिर बायो फर्टिलाइजर्स आर द प्रिपरेशंस विच कंटेन लाइव और लेटेंट सेल्स ऑफ एफिशिएंट स्ट्रेन्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर अगर नाइट्रोजन फिक्सर्स की बात करें तो इसमें सिम्बायोटिक में आते हैं राइजोबियम, लेग्यूम्स। फिर नॉन सिम्बायोटिक में आते हैं सिम्बायोटिक में राइजोबियम आता है, इट इज़ स्पेशली फॉर लेग्यूम्स। और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स जो होते हैं ना, दे आर स्पेशली यूज फॉर सीरियल्स एंड मिलेट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सर्स में बैक्टीरिया, उसमें एरोबिक बैक्टीरिया मतलब एजेटोबैक्टर आता है। एनएरोबिक में आता है क्लोरोबियम। फिर फैकल्टेटिव एनारोब्स में आता है बैकेलिस। फिर ब्लू ग्रीन एल्गे है, एग्जाम्पल एनाबेना। फिर एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स का। फिर वीड्स क्या होता है, वीड्स आर बेसिकली अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स। वो क्या करते हैं, दे कम्पीट विद द मेन क्रॉप और उनकी जगह ले लेते हैं, तो इट लीड्स टू रिडक्शन इन द यील्ड, अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ स्टॉक ऑल्सो, एंड दे एक्ट एज ऑल्टरनेट होस्ट फॉर पेस्ट एंड पैथोजेंस। बट उनका कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट भी होता है, जैसे कि सॉइल बाइंडर्स होते हैं, कुछ जगह पर मैन्योर बन जाते हैं, कुछ जगह पर फॉडर बन जाते हैं, कुछ जगह पर मेडिसिन भी होते हैं, जैसे कि जॉन्डिस के लिए बन सकता है, जैसे कि फाइलेंथस नेरोरी। फिर बाद में आगे जाके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब जीएम क्रॉप्स या फिर बायोटिक क्रॉप्स भी बोलते हैं उनको, दे आर ऑल्सो डेवलप्ड। इनमें क्या होता है, जो डीएनए होता है it has been modified using genetic engineering techniques। फिर फार्मिंग में वाटरशेड का कॉन्सेप्ट है। वाटरशेड इज़ बेसिकली एन एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर बाउंडेड बाय अ ड्रेनेज डिवाइड। फिर इरिगेशन की बात करें तो माइक्रो इरिगेशन है, इन विच लो वॉल्यूम वाटर इज अप्लाइड एट लो प्रेशर एंड एट हाई फ्रीक्वेंसी। स्टिल द सिस्टम हैज़ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड एट ऑपरेटेड एट लो प्रेशर, ओके। और फिर दूसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन, वेर it is a method of irrigation where water is spread into the air and it allowed to fall on the ground surface, somewhat resembling to rainfall. And the spray
जो होता है ना, इट इज़ अंडर प्रेशर, उसमें नोजल्स ओरिफिसेस वगैरह यूज़ होते हैं। फिर तीसरा है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन and it involves dripping of water into the soil at very low rates from the system of small diameter of plastic pipes fitted in the which have outlets called emitters. Water is applied nearly as very close to the plant so that only part of the soil which requires the water, जैसे कि roots, उनको प्रॉपरली पानी मिलता रहे। Unlike sprinkler irrigation which involves wetting the entire soil profile area। फिर बाकी को कॉन्सेप्ट जैसे कि टेरेसिंग है। टेरेस इज बेसिकली एन एम्बैंकमेंट और अ रिज ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर across a slope which helps to control runoff and minimize soil erosion। अभी जो सॉइल वगैरह उसमें नहीं जाएंगे, सॉइल का एक अलग सा चैप्टर ही है 11th के एनसीईआरटी में, वो बाद में आगे के लेक्चर्स में कवर कर लेंगे कभी तो। फिर इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट समझाना है। इंटरक्रॉपिंग इज बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव है टू यूटिलाइज द स्पेस बिटवीन द मेन क्रॉप एंड टू प्रोड्यूस मोर गेन पर यूनिट एरिया। और मिक्स क्रॉपिंग में ना इट इज़ इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर, एनी क्रॉप फेलियर, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉपिंग करो। तो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता। मिक्स क्रॉपिंग में कंपटीशन होता है, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग में एक मेन क्रॉप होता है, एक सब्सिडरी क्रॉप होता है। मेन मिक्स क्रॉपिंग में सब इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होते हैं। मिक्स क्रॉपिंग में ऐसा कोई स्पेसिंग लाइनिंग नहीं होता, पर वैसा इंटरक्रॉपिंग में होता है। प्रॉपर स्पेसिंग के साथ रोज which are called allies they are made, ALLEY। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट में ना बेसिकली देयर इज अ बेस क्रॉप, मतलब प्राइमरी क्रॉप, ओके, एंड दूसरा है इंटरक्रॉप विच इज अ सब्सिडरी क्रॉप, सेकेंड क्रॉप होता है वो। तो जो भी हो प्रोपोर्शन में, अलग अलग प्रोपोर्शन में उनको डेवलप किया जाता है। अभी इसके पहले हम लोग ने वीट, राइस, ये कौन से एरिया में कितना ग्रोथ होता है वो देखा ना, पर जनरली याद रखना अभी तो है, मतलब ऐसे डेटा के हिसाब से वीट वर्ल्ड में नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया, और राइस में भी वर्ल्ड में नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे इंडिया है। फिर इंटरक्रॉपिंग की बात करते हुए आगे जाके इंटरक्रॉपिंग में बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, जैसे कि सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, फिर पैरेलल क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, जहाँ पे 2 क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट आर ग्रोन एक साथ, फिर रिले इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इन जनरल क्रॉपिंग के पैटर्न्स क्या होते हैं अभी क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है पहले समझ लो। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन अ पीस ऑफ लैंड पर एनम। मतलब इसमें पंजाब नंबर 1 पर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर एरिया में बहुत ज़्यादा इट डेवलप्स क्रॉप्स। फिर राजस्थान लीस्ट में आता है, क्योंकि राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा है और उसके हिसाब से उतना, क्योंकि डेजर्ट वगैरह तो वहाँ पे इतना एग्रीकल्चर नहीं होता। अभी मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, मोर देन 2 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ पीस ऑफ लैंड इन अ ऑर्डरली सक्सेशन। ओके, तो इसमें टाइप्स है डबल क्रॉपिंग जिसमें 2 यूज़ होते हैं, ट्रिपल क्रॉपिंग मतलब एक के बाद एक के बाद एक 3 ऐसे होते हैं, फिर क्वाड्रपल है, फिर मोनोकल्चर, मोनोक्रॉपिंग, सोल क्रॉपिंग में क्या होता है एक ही क्रॉप को यूज़ डेवलप किया जाता है पूरे साल भर। फिर रिले, अभी सिक्वेंशियल क्रॉपिंग समझ लिया हम लोग ने। रिले क्रॉपिंग क्या होता है कि जब पहले वाला क्रॉप इज रीच दिस मैच्योरिटी स्टेज तो दूसरे क्रॉप का सोविंग कर देते हैं और वो फिर वो प्रोसेस चलता रहता है, वो भी सीक्वेंस टाइप ही रहता है पर रिले फॉर्मेट में। फिर तीसरा है रेटून क्रॉपिंग, इट्स लाइक रेजिंग अ क्रॉप विथ रीग्रोथ एंड कमिंग आउट, मतलब रेजिंग अ क्रॉप विथ रीग्रोथ कमिंग आउट ऑफ इट्स रूट्स और बेसिकली हार्वेस्टेड क्रॉप में से ही वापस उसके इसमें से
जो क्रॉपिंग होता है उसको रटून क्रॉपिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल पाइनएप्पल इसका। फिर एक कॉन्सेप्ट है टिलेज का। टिलेज इज बेसिकली मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स ऑब्टेनिंग बाय इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कंडीशंस आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन, प्रॉपर फार्मिंग हो इसके लिए। तो वहाँ पे ही उसके अंडर टिल्थ का कॉन्सेप्ट आता है। इट इज़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल ऑब्टेन्ड आउट ऑफ टिलेज, मतलब टिलेज का जो रिजल्ट होता है उसको टिल्थ बोलते हैं। इट मे बी कोर्स और फाइन और मॉडरेट टिल्थ। तो इसमें बहुत सारे टिलेज होते हैं, ऑन सीजन, प्रेपरेटरी टिलेज, प्राइमरी टिलेज विच इज़ डन जस्ट आफ्टर हार्वेस्ट, प्लविंग के वक्त वगैरह। फिर सेकेंडरी टिलेज विच इज़ डन आफ्टर प्राइमरी टिलेज। ठीक है, इसमें मतलब कॉम्पैक्शन, लेवलिंग वो सब आ जाता है टिलेज में। फिर ड्राई टिलेज, वेट टिलेज, समर विंटर टिलेज, फैलो टिलेज, क्लीनिंग टिलेज। ब्लाइंड टिलेज मतलब टिलेज डन आफ्टर सीडिंग द क्रॉप इन अ स्टेराइल सॉइल। ओके, एंड लास्ट है जीरो टिलेज, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जीरो टिलेज और नो टिलेज बोलते हैं। इन दिस द न्यू क्रॉप इज प्लांटेड इन द रेसिड्यूज ऑफ द प्रीवियस क्रॉप्स विदाउट एनी प्रायर सॉइल टिलेज और सीड बेड प्रिपरेशन, एंड इट इज़ पॉसिबल बाई यूजिंग मोर अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड्स वगैरह। तो एडवांटेज क्या होते हैं ज़ीरो टिलेज के? ज़ीरो टिलेज टिल्ड सॉइल्स आर मोर होमोजेनियस इन स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ थिंग्स लाइक यूजिंग ऑफ अर्थवर्म्स। ऑर्गेनिक थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीजेस। तो वो क्या करता है फिर सॉइल रन ऑफ भी थोड़ा सा कम कर देता है। क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ मल्चिंग जिसको बोलते हैं। बट डिसएडवांटेज है कि यू हैव टू यूज़ हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। मल्च मतलब डिकेड लीव्स वगैरह, जो ऑर्गेनिक मैटर है, यू कीप इट ऑन सॉइल ताकि सॉइल का डिसइंटीग्रेशन वगैरह ना हो उसके लिए। आई नो ये बहुत फास्ट था, शायद बहुत सारे इसमें क्या है कि अभी कॉन्सेप्ट समझाने जाएंगे तो 10 15 घंटा लग जाएगा। तो इसमें जस्ट नाम ऊपर से समझ लेंगे, ऊपर से ओवरव्यू लेने का था। एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कौन से टेक्निक्स वगैरह यूज़ होते हैं, ऊपर से। इसमें तो कुछ कवर वैसे हो इतना प्रॉपरली कवर नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे। पर क्या है, करंट अफेयर्स में वगैरह न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आती रहती है, वो समझ के उस टाइप के आंसर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। ये तो जस्ट वी आर ट्राइंग टू कवर एज मेनी पॉइंट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इसके लिए फास्ट में कवर किया, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। अगर आपको इन डेप्थ में समझना है, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑप्शनल तो नहीं है अपना, तो इन डेप्थ में समझना है तो आप कुछ भी यूट्यूब पे डालो इसमें से कोई भी टर्म, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।